अगर दिमाग हिला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हो तो बधाई हो। फोन की बैटरी 70% होने के बावजूद आपने एक ऐसी खौफनाक कोरियन फिल्म पर क्लिक किया है जो आपको आखिर तक हिलने नहीं देगी। इस कहानी में एक लड़की को पागलखाने में इलाज के लिए नहीं बल्कि उसके शरीर के सारे अंग निकालने के लिए बंद किया जाता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोरिया के कानून का वो काला सच जहां सिर्फ एक गार्जियन के साइन से किसी भी नॉर्मल इंसान को जबरन पागलखाने में सड़ाया जा सकता है। कोरिया का सबसे घिनौना चेहरा इस फिल्म ने बेनकाब कर दिया है। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड जवान और खूबसूरत कांग सुआ सियोल की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रही थी। तभी अचानक कुछ गुंडे आते हैं और उसे जबरन एक एम्बुलेंस जैसी वैन में खींच लेते हैं। उसके चेहरे पर मास्क पहनाकर उसे एक अनजान जगह लाया जाता है। अंधेरे के कारण वो तड़पती है पर वहाँ के वार्ड बॉय उसे जानवरों की तरह दबोच लेते हैं। जब मास्क हटता है तो सुआ के होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह बंद था। दो हट्टे कट्टे वार्ड बॉय उसे घसीट कर एक ठंडे बाथरूम में ले जाते हैं। उसके कपड़े फाड़ देते हैं और टॉयलेट ब्रश से उसे बेरहमी से रगड़ते हुए उस पर पानी की तेज धार मारते हैं। खौफ से कांपती सुआ बस कोने में सिकुड़ कर रोती रहती है। इसके बाद उसे व्हील चेयर से बांधकर एक आदमी अस्पताल के डायरेक्टर के सामने लाया जाता है। वो आदमी बड़ी शांति से उसे वहां के नियम समझाता है। सुआ रो रो कर खुद को नॉर्मल साबित करने की कोशिश करती है लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके इशारे पर वार्ड बॉय सुआ को एक डार्क रूम में ले जाकर पूरे 1 घंटे तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि सुआ अधमरी नहीं हो जाती। तभी डोंगशिक नाम का एक नया वार्ड बॉय अंदर आता है। सुआ की बेजान हालत देखकर वो उसके हाथ खोलता है। वो सुआ के मुंह से वो रबर का टुकड़ा निकालता है और उसके हाथों की बेल्ट खोल देता है। फिर वो अपनी जेब से एक अजीब सी नीले रंग की कैप्सूल निकालता है और सुआ को खाने का इशारा करता है। सुआ को जैसे ही अपने हाथ आजाद महसूस होते हैं वो अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करती है और बाज की तरह झपट कर डोंगशिक के हाथ से उसका पेन और रजिस्टर छीन लेती है। वो कांपते हाथों से जल्दी जल्दी एक फोन नंबर लिखती है और रोते हुए डोंगशिक के पैरों में गिर जाती है। प्लीज प्लीज इस नंबर पर कॉल कर दो, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। डोंगशिक का दिल पसीज जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है पर तभी वो जालिम गार्ड वापस आ जाता है और सुआ का जबड़ा दबाकर जबरन उसके हलक में दवाई उतार देता है। अगली सुबह जब दवाइयों का असर कम होता है और सुआ को खाने की लाइन में खड़ा किया जाता है तो वो अपने आसपास का नजारा देखकर अंदर तक कांप जाती है। वहां दर्जनों लड़कियां थीं, बिल्कुल सुआ की उम्र की, लेकिन उनमें से किसी की आंखों में जान नहीं थी। तभी वहां मिन ही नाम की एक लड़की आती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर के बिस्तर पर सो रही थी और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ थी। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी मिन्ही के दिमाग में ड्रग्स का असर ट्रिगर होता है। वो अचानक पागलपन का शिकार हो जाती है और सुआ के बालों को पकड़कर उसे बुरी तरह नोचने लगती है। गार्ड्स दौड़कर आते हैं और दोनों को अलग करते हैं। लेकिन इंसाफ देखिए इस नर्क का, गलती मिन्ही की थी लेकिन गार्ड्स सुआ को घसीटकर वापस उसी अंधेरे काल कोठरी में फेंक देते हैं। जब सुआ को उस अंधेरे कमरे में फेंका जाता है तो वो दर्द और थकान के कारण फर्श पर ही सो जाती है। अचानक सुआ को महसूस होता है कि कोई चीज उसके पैरों को छू रही है। उसकी नींद टूटती है। वो घबराकर उठ बैठती है। दीवार के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा छेद किया गया था और उस छेद में से एक काला, खुरदरा और गंदा सा हाथ अंदर की तरफ आ रहा था। वो हाथ हवा में कुछ टटोल रहा था, मानो वो सुआ को ढूंढ रहा हो। सुआ की सांसें हलक में अटक जाती हैं। वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर कमरे के एकदम कोने में चिपक कर बैठ जाती है। वो हाथ कुछ देर तक बिस्तर को टटोलता है और फिर धीरे से वापस उस छेद में चला जाता है। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ था। सुआ की नजर दरवाजे के बाहर जाती है। वहां कॉरिडोर में मिन्ही पागलों की तरह घूम रही थी। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे अंदर से काटो। सुआ छुपकर देखती है कि मिन्ही धीरे से डायरेक्टर के केबिन में जाती है। वहां वो शैतान डायरेक्टर बैठा था। वो मिन्ही को एक और रहस्यमयी गोली खिलाता है। गोली खाते ही मिन्ही के चेहरे पर एक भयानक और पागलों वाली मुस्कान आ जाती है। वो डायरेक्टर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देती है। उसकी वो पागलों वाली हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी, जिसे सुनकर सुआ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में सुआ को इस अस्पताल का सबसे खौफनाक पैटर्न समझ आने लगा था। उसने नोटिस किया कि यहाँ का स्टाफ मरीजों को जानबूझकर ऐसी गोलियां देता था जिससे उन्हें नींद ही ना आए। मरीज तड़पते थे और खुद जाकर डायरेक्टर से कहते थे कि उनका ऑपरेशन कर दो ताकि उन्हें शांति मिल सके। और सबसे भयानक बात, हर रात ठीक 11 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब कुछ खूंखार गार्ड्स आते थे। वो कुछ चुनिंदा मरीजों को स्ट्रेचर पर लिटाकर एक सीक्रेट रूम की तरफ ले जाते थे और जो मरीज उस कमरे के अंदर गया वो आज तक कभी लौट कर बाहर नहीं आया।
गया। सुआ समझ चुकी थी कि अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो किसी रात 11 बजे उसका भी नंबर आ जाएगा और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक दिन अस्पताल में मौका बन ही जाता है। एक पागल मरीज ने एक वार्ड बॉय को बुरी तरह दांतों से काट लिया था। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची थी। सू आ जानती थी कि ये उसका पहला और आखिरी मौका है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागती है और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा एक डिजिटल पासवर्ड लॉक से बंद था। तभी वहाँ से मिन्ही गुजरती है। मिन्ही हर रात उस कमरे में जाती थी, इसलिए उसे पासवर्ड पता था। मिन्ही हवा में अपनी उंगलियों से वो पासवर्ड टाइप करने की एक्टिंग करती है। सुआ की तेज नजरें उन नंबरों को पकड़ लेती हैं और वो झट से पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल लेती हैं। कमरे के अंदर जाकर वो पागलों की तरह छुपने की जगह ढूंढती है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी पर पड़ती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस अलमारी के पीछे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक लंबी, अंधेरी और बेहद गहरी खुफिया सुरंग थी। तभी दरवाजे के बाहर पासवर्ड दबने की बीप बीप आवाज आती है। डायरेक्टर वापस आ गया था। सुआ बिना एक सेकंड सोचे उस अंधेरी सुरंग में कूद जाती है। सुरंग इतनी तंग थी कि वहाँ ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था। वो दीवारों में लगे लोहे के सरियों को पकड़ पकड़ कर नीचे उतर रही थी, लेकिन अंधेरे में उसे एक नुकीला सरिया नहीं दिखा। वो सरिया सीधे सुआ के हाथ के आर पार हो जाता है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। दर्द इतना भयानक था कि सुआ की आंखें बाहर आ गईं, लेकिन उसने अपने ही मुंह को अपने दूसरे हाथ से कसकर दबा लिया ताकि एक भी आवाज बाहर न जा सके। खून की बूंदें टप टप करके नीचे फर्श पर गिरने लगी। डायरेक्टर बहुत चालाक था। उसने खून गिरने की आवाज सुन ली थी। वो अलमारी के पास आता है और सुरंग के अंदर झांक कर एक खौफनाक आवाज में चिल्लाता है। उसकी आवाज से सुआ इतना डर जाती है कि उसके हाथ से पकड़ छूट जाती है और वो सीधा 20-30 फीट नीचे जा गिरती है। लेकिन किस्मत को शायद उसका जिंदा रहना मंजूर था। वो मरती नहीं है। खून से लथपथ टूटी हुई हड्डियों के साथ वो उठती है और उस भूल भुलैया जैसी सुरंग में पागलों की तरह भागने लगती है। भागते भागते जब वो बाहर निकलती है तो सामने का नजारा देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कोई वीरान जंगल या पहाड़ नहीं था। ये नर्क का अस्पताल सियोल शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉश कमर्शियल बिल्डिंग की बेसमेंट में चल रहा था। और जिस जगह से सुआ को किडनैप किया गया था, वो जगह वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। यानी शहर की नाक के नीचे मौत का ये खेल चल रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। सुआ खून से सनी हुई सड़क पर भागती है। वो हर गुजरने वाले से मदद की भीख मांगती है, लेकिन लोग उसे एक खतरनाक पागल समझकर उससे दूर भाग रहे थे। तभी अस्पताल की वैन वहाँ आती है। 2 गार्ड्स डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। सुआ की सांसें उखड़ रही थीं। तभी सामने से एक पुलिस की पेट्रोलिंग कार आती दिखाई देती है। सुआ उसे भगवान का रूप समझकर कार के सामने कूद जाती है। गार्ड्स पुलिस को देखकर रुक जाते हैं और वापस भाग जाते हैं। सुआ पुलिस वालों के पैर पकड़कर रोने लगती है। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाते हैं। सुआ को लगता है कि वो आजाद हो गई, उसने मौत को मात दे दी। लेकिन पुलिस वाला फोन पर किसी से बात करता है। फिर दोनों पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान देते हैं। गाड़ी की दिशा अस्पताल की तरफ मोड़ दी जाती है। जी हाँ, वो पुलिस वाले, वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस डायरेक्टर की जेब में था। उन्होंने सुआ को ले जाकर वापस उसी नर्क के दरवाजे पर छोड़ दिया। जब सुआ ने गाड़ी से बाहर देखा और उन 2 गार्ड्स को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया। उसे घसीटकर वापस अस्पताल के अंदर ले जाया गया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और उसी के साथ सुआ की आजादी की आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। इस बार डायरेक्टर ने ठान लिया था कि सुआ को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने सुआ के नाम का एक्सीडेंटल डेथ सर्टिफिकेट पहले ही बनाकर प्रिंट कर लिया था। सुआ को एक ठंडे स्टील के ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। एक नर्स आती है और सुआ के चेहरे पर एक एनेस्थीसिया का मास्क लगा देती है। गैस चालू हो जाती है। सुआ का दिमाग सुन्न होने लगा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। तभी वहाँ वही नया वार्ड बॉय डोंगशिक आता है। सुआ अपनी आखिरी टूटती हुई सांसों के साथ डोंगशिक की आंखों में देखती है। वो आंखें चीख चीख कर कह रही थीं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। डोंगशिक का जमीर आखिरकार जाग उठता है। उसे याद आता है वो फोन नंबर जो सुआ ने उसके रजिस्टर पर लिखा था। वो चुपके से बाहर जाता है और कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल कर देता है। वो नंबर सुआ के बॉयफ्रेंड जिनवू का था। पिछले कई दिनों से जिनवू पागलों की तरह सुआ को पूरे शहर में ढूंढ रहा था। वो पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। जैसे ही उसे डोंगशिक का कॉल आता है, वो अपनी गाड़ी को हवा से बातें कराते हुए उस अस्पताल की तरफ दौड़ाता है। अस्पताल के बाहर बाउंसर खड़े थे, लेकिन डोंगशिक उसे पीछे के एक सीक्रेट स्टाफ रास्ते से अंदर ले आता है। अंदर ऑन ऑपरेशन। थिएटर में डायरेक्टर किसी का फोन आने पर कुछ मिनटों के लिए बाहर गया था। यही वो मौका था। डोंगशिक और जिनवू अंदर घुसते हैं। जिनवू अपनी जान से प्यारी सुआ को इस हालत में देखकर रो पड़ता है। वो जंजीरें खोलता है और सुआ को अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है, लेकिन किस्मत उनके साथ एक क्रूर मजाक खेल रही थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, सामने डायरेक्टर अपने गुंडों के साथ खड़ा था। सुआ घुटनों के बल गिरकर डायरेक्टर के पैर पकड़ लेती है। वो रोते हुए कहती है,
मुझे मार दो लेकिन प्लीज मेरे जिनवू को छोड़ दो, इसे जाने दो। लेकिन शैतान को कभी दया नहीं आती। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, यही तो मेरा बिजनेस है। डायरेक्टर बिना किसी एनेस्थीसिया के एक धारदार स्कैल्पल से जिनवू का पेट चीर देता है। जिनवू की वो दर्दनाक चीखें उस कमरे की दीवारों को फाड़ रही थीं। सुआ अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देख रही थीं। तभी कहानी में एक ऐसा भूचाल आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मिन ही, वो पागल लड़की मिन ही, एक मोमबत्ती लेकर वहाँ आ जाती है। वो नशे में धुत थी। वो मोमबत्ती गलती से केमिकल की बोतलों पर गिर जाती है और पूरे कमरे में भयानक आग लग जाती है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि डायरेक्टर डर के मारे अपना चाकू छोड़कर अपनी अलमारी से पैसे और कागज निकालने भाग जाता है। आग पूरे अस्पताल में फैलने लगती है। डोंग शिक इस मौके का फायदा उठाकर सुआ को खींचता है। वो दोनों धधकती आग की लपटों के बीच से गिरते पड़ते मौत को चकमा देते हुए अस्पताल से बाहर निकल आते हैं। उस रात उस अस्पताल में बंद सैकड़ों मासूम मरीजों के साथ साथ वो डायरेक्टर और वो गुंडे भी जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन इस आग से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, सुआ और डोंग शिक। हालांकि डोंग शिक 80% तक जल चुका था और वो कोमा में चला गया था। सुआ अब इस पूरे नर्क की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। सुआ को लगा कि वो अब आजाद है, लेकिन कहानी ने अभी अपनी सबसे खतरनाक चाल चली ही नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस चीफ कांग ब्युंग-जू की उसके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या के इल्जाम में पुलिस किसे अरेस्ट करती है? हाँ, कांग सुआ को। पुलिस और कोर्ट में सुआ चीख चीख कर कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। कोर्ट उसे 7 साल की सजा सुनाती है और उसे एक हाई सिक्योरिटी पागल खाने में डाल दिया जाता है। 1 साल बीत जाता है। तभी एक दिन कोरिया के सबसे मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोह नाम जू के ऑफिस में एक रहस्यमयी डायरी आती है। इस डायरी पर कांग सुआ का नाम लिखा था। जब एंकर इस डायरी को पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस डायरी में उस एंजल केयर अस्पताल में होने वाली हर एक दरिंदगी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मरीजों को जिंदा काटने का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। सरकार ने तो दुनिया को ये बताया था कि वो अस्पताल में लगी आग एक शॉर्ट सर्किट का नतीजा थी, लेकिन ये डायरी तो चीख चीख कर एक भयानक मर्डर मिस्ट्री बयान कर रही थी। टीआरपी और अपने शो को नंबर 1 बनाने के लालच में एंकर रोह नाम जू खुद सुआ से मिलने जेल पहुंच जाता है। शुरुआत में सुआ बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन जैसे ही एंकर वो डायरी सुआ के सामने रखता है, सुआ की आंखों में खौफ और आंसू एक साथ आ जाते हैं। एंकर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम मुझे सच बताओ, मेरे पास मीडिया की ताकत है, मैं इस पूरे देश के सामने इस सिस्टम को नंगा कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊंगा। काफी देर तक चुप रहने के बाद सुआ अपने कांपते होंठ खोलती है और उस नर्क की वो कहानी सुनाती है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। उसकी कहानी सुनकर उस पत्थर दिल एंकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंकर अपनी टीम के साथ तहकीकात शुरू करता है। वो कोरियाई कानूनों की किताबें खंगालता है और तब उसे पता चलता है मेंटल हेल्थ एक्ट के उस सबसे बड़े और खतरनाक लूप होल के बारे में। कानून कहता था कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य और एक बिका हुआ डॉक्टर साइन कर दे तो किसी भी 100% नॉर्मल इंसान को जबरदस्ती पागल खाने में डाला जा सकता है। इसी कानून का फायदा उठाकर वो अस्पताल सिर्फ सुआ जैसी लड़कियों को ही नहीं बल्कि बेघर लोगों, बुजुर्गों और उन लोगों को किडनैप कर रहा था जिनकी प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों को हड़पनी होती थी। सरकार उन्हें हर मरीज के नाम पर फंड्स देती थी और बाद में उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाते थे। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब एंकर को पता चला कि पुलिस चीफ और उस अस्पताल का डायरेक्टर दोनों एक ही स्कूल के दोस्त थे। पुलिस चीफ ही इस पूरे काले धंधे का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था। जब एंकर और गहराई में जाता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। जिसका मर्डर सुआ पर लगा था वो पुलिस चीफ कोई और नहीं बल्कि सुआ का अपना सौतेला बाप था। एंकर सुआ से जाकर पूछता है कि तुम्हारा ही बाप तुम्हें उस नर्क में क्यों डालेगा। तब सुआ वो खौफनाक सच उगलती है जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। वो बताती है कि जब उसकी माँ ने उस पुलिस वाले से दूसरी शादी की तभी से उसका घर नर्क बन गया था। वो दरिंदा बाप हर रात सुआ की माँ को नींद की गोलियां देकर सुला देता था और जब सुआ रात को स्कूल से लौट कर आती थी तो वो हैवान सुआ के कमरे में घुसकर उसके साथ रेप करता था। सुआ की जिंदगी हर रात एक जीते जागते नर्क से गुजरती थी। इतना ही नहीं, सुआ की माँ के नाम पर शहर के बीचों बीच एक करोड़ों की जमीन थी जिस पर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला था। वो सौतेला बाप उस जमीन को हड़पना चाहता था। एक दिन अचानक सुआ की माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन मरने से ठीक एक दिन पहले माँ के सारे पेपर्स पर साइन करवाकर वो प्रॉपर्टी पुलिस चीफ के नाम कर दी गई थी। सुआ को शक हो गया था। जब उसने छुपकर जांच की तो उसे पता चला कि उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट उसी एंजल केयर अस्पताल के डायरेक्टर ने बनाया था। मतलब उसकी माँ को हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि उस पुलिस चीफ और डायरेक्टर ने मिलकर उसकी माँ का खून किया था। जब सुआ ये सब पुलिस को बताने वाली थी उससे पहले ही उस सौतेले बाप ने डायरेक्टर के साथ मिलकर सुआ को किडनैप करवाया और उसी पागल खाने में फेंकवा दिया ताकि वो उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर सके और उसके ऑर्गन बेचकर और पैसे कमा सके। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई कितनी भी ताकतवर हो वो एक ना एक दिन जलकर खाक हो ही जाती है।
सुआ उस आग से बच निकली। सुआ की ये पूरी कहानी जब उस एंकर ने अपने प्राइम टाइम टीवी शो पर पूरे देश को दिखाई तो पूरे साउथ कोरिया में भूचाल आ गया। जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने पुलिस स्टेशंस के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मीडिया, जनता और सोशल मीडिया के भारी दबाव के आगे सरकार और न्यायपालिका को झुकना पड़ा। पुलिस को मजबूरन केस को रीओपन करना पड़ा। और जब सच सामने आया तो पता चला कि पुलिस चीफ को किसी और ने नहीं मारा था। पुलिस चीफ को जब पता चला कि सुआ आग से बच गई है और उसका सारा काला सच दुनिया के सामने आने वाला है तो उसने बदनामी के डर से खुद को अपने ही घर में गोली मार ली थी। और कोरियाई पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस सुसाइड को मर्डर बनाकर सारा इल्जाम सुआ के सिर पर डाल दिया था। सारे सबूत, सारा देश अब सुआ के साथ था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और कहा, सबूतों के आधार पर कांग सुआ को निर्दोष साबित किया जाता है, उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। जेल से छूटते वक्त सुआ के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। उसे देखकर एंकर का दिमाग चकरा जाता है। अगर मरीजों के पास पेन नहीं था तो सुआ ने नंबर कैसे लिखा और टाइमलाइन के हिसाब से चीजें मैच क्यों नहीं हो रही हैं? और फिर खुलता है इस फिल्म का सबसे भयानक राज। दरअसल उस पागल खाने में सुआ नहीं बल्कि उसकी माँ को बंद किया गया था। वार्ड बॉय ने माँ की डायरी पढ़कर सुआ को कॉल किया था। उस रात अस्पताल में बचाने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि खुद सुआ गई थी। जिनबू नाम का कोई लड़का था ही नहीं, वो सिर्फ सुआ के दिमाग की एक कल्पना थी। अपनी माँ को आंखों के सामने जलता देख सुआ पागल हो गई थी। आग से बचकर उसने खुद अपने सौतेले बाप का मर्डर किया। फिर उसने चालाकी से डायरी एंकर को भिजवाई और पागल होने का ऐसा नाटक किया कि पूरी दुनिया और कानून उसके झांसे में आ गए। एंकर ने अपनी टीआरपी के चक्कर में सुआ के झूठ को सच साबित कर दिया था। उसने अपना बदला भी ले लिया और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाकर वो साफ बच भी निकली। ये फिल्म सिर्फ कोरिया के कानूनों का काला सच नहीं दिखाती बल्कि यह बताती है कि जब न्याय अंधा और बहरा हो जाता है तो इंसान को खुद शैतान बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली थ्रिलर आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक खौफनाक और मिस्ट्री से भरी वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास नजर जरूर रखें क्योंकि शैतान हमेशा सींगों के साथ नहीं आते, कभी कभी वो सफेद कोट पहनकर भी आते हैं। धन्यवाद।